प्यारे विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो अलग से कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इंग्लिश में चाहिए, उनके इंग्लिश में सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। और बायोलॉजी का सॉल्यूशन हमने पहले ही करवा दिया है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो चाहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन वो भी उस बायोलॉजी के वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नया पैटर्न आपका इस तरह का रहेगा जो आप देख रहे हैं, और वेबसाइट पे ये पेपर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, बाकी सारे आप निर्देश जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल निर्देश है। और हमेशा जब भी आपका पैटर्न चेंज हो तो प्रश्नों के निर्देश हमेशा पढ़ के ही आंसर दें, ताकि आपका समय बचे और आप जो है अधिक प्रश्न सॉल्व ना कर दें, क्योंकि कई कई खंड में केवल एक ही प्रश्न सॉल्व करने को कहा जाता है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते हैं, और इस निर्देश की वजह से जो है वो सारे प्रश्न करने में लगे रहते हैं और उनके प्रश्न छूट जाते हैं। ये चीज थोड़ी सी जो है गलत है, इसलिए निर्देश जरूर पढ़ें। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। आप सभी को पता है कि फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 4 कैसे आया सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि इस तरह का जो है स्क्वायर आपका जो है होता है ना, आपको पता ही होगा, आपने देखा भी है इसका डायग्राम। और फिर आप बॉक्स एक और बना लीजिए, फिर इनको जोड़ दीजिए, इस तरह से आपका बॉक्स बन जाएगा ना। तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। हर कोने पे जो है आपको परमाणु होते हैं, तो सभी कोनों पे आप परमाणु ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके आपको ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक यहाँ होता है, एक ये हो गया 2, फिर ये 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, और यहाँ 7, और फिर यहाँ 8। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, और जो इनके फेसेस हैं, जो ये चारों तरफ जो ये डब्बा सा दिखाई दे रहा है ना, इस फेस पे एक, इस फेस पे 2, इस अगले साइड में फेस, यानी फेस कितने हैं, तो इसके फेसेस कितने हैं, सरफेसेस कितने हैं। आप कोई डब्बा, माचिस की डब्बे लो और उसको देखो, उसमें डब्बे में फेसेस कितने हैं, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो है 6 फेसेस है ना। 1 2 3 4 5 6, 2 आमने सामने, एक और 2 ऊपर नीचे और दाएं बाएं। ठीक है ना, तो 6 फेसेस हो गए। तो सबके बीच में एक और होता है, तो इस तरह से मैं ग्रीन कलर में सबकी जगह एक एक बना दूं, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 6 आपको ग्रीन कलर में मिल गए। ठीक है, 1 और सामने वाला फेस, और ये बॉटम वाले में बना दिया मैंने, बॉटम में ये है, ये साइड वाले में है, जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट में है। और ये राइट वाले सरफेस पे, जो ये सरफेस है ना, ये चौकोर सा, इसके सरफेस की बात कर रहे हैं ना। इस तरह से ये ऊपर वाले पे है, ये नीचे वाले पे था, और ये फ्रंट वाले पे, बिल्कुल जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसको निकाला कैसे, तो आप सभी को पता है कि कोने के परमाणु कितने हैं टोटल, अभी अभी आप 4 4 8 हो गए, तो 8 तो हो गए कोने के परमाणु। ठीक है, और फिर इसके में मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, परमाणु प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक की बात कर रहा है, प्रति एकक मतलब कि 1/8। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस कर देंगे हम, कौन से परमाणु लेंगे, जो फलक केंद्रित जो आपके परमाणु है ना फलक पे, वो कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया। इंटू में एकक फलक आपका जो है कोष्टिका की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ गई एकक कोष्टिका पे। यहाँ पे कितना आ गया, इसको काट लेते हैं, तो ये 8 से 8 कट गया, और यहाँ पर ये 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो यहाँ पर 8 से 8 कटा, तो ये आ गया 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू 4। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ताकि और जो है सॉल्यूशन को हम कर सकें। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। अणु संख्या गुण जो है वो किसका नहीं होता है, तो सरफेस टेंशन का होता है। ठीक है, क्या गुण उसका नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो पृष्ठ तनाव का जो है विलयन का अणु संख्या गुण नहीं होता है। तो कौन सा विलयन होगा जिसका पृष्ठ तनाव जो है, वो पृष्ठ तनाव अगर होगा तो उसका अणु संख्या गुण नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी तो अणु संख्या गुण का जो है ना डेफिनेशन ही पूछ लेता है, अणु संख्या गुण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो अणु संख्या गुण जो होता है ना, किसी विलयन का वह गुण होता है जिसमें जो उपस्थित विलय पदार्थ है ना, उसके कणों या अणुओं या आयनों की जो भी संख्या होती है उस पर या उसकी मात्रा पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, अणु संख्या गुण जो है वो क्या होता है, किसी विलयन का वह गुण होता है जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों, अणुओं या आयनों की संख्याओं या मात्राओं पर जो है निर्भर करता है। ऐसे अणु को जो है अणुसंख्य गुण कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रसरण दाब में भी होता है, वाष्प दाब में अवनमन इसमें भी होता है, हिमांक में अवनमन इसमें भी होता है, तो तीनों में होता है, लेकिन किस में नहीं होता है, पृष्ठ तनाव में ये अणुसंख्य गुण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आ गया करेक्ट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका ग पार्ट।
ग पार्ट में पूछा गया है शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक जो है आपको बताना है। आप ये तो जानती हो कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, इसमें जो हमारा वेग होता है, ठीक है ना, वेग जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो जो है आपका वेग स्थिरांक, ठीक है ना, और जो है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया है ना, तो अभिक्रिया जब शून्य कोटि होगी तो सांद्रता की घात क्या कर देंगे हम, जीरो कर देंगे, राइट। अगर इस सांद्रता की घात जीरो है तो इसका मतलब आप जानते हो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू जो है क्या आती है, वन आती है ना। यानी कि वन की पावर जीरो हो तो भी वन होगा, और नाइन की पावर जीरो हो तो भी वन होगा, और हंड्रेड की पावर जीरो होती तो भी वन होता, या वन अरब की पावर जीरो होती तो भी उसकी संख्या का मान एक ही होता। क्लियर हो गया। तो सभी संख्याओं की जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका मान एक होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा जो है देखने को क्या मिल रहा है आपको, अगर सांद्रता का जो आपकी घात है यानी पावर है जीरो है, तो आप जानते हो उसके मान क्या हो जाएगा, एक। आप जानते हो अच्छी तरह से, आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, 10th तक 11th तक पढ़ते आए हैं, जिसमें आपका किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो है तो उसका मान एक होता है। यानी कि अगर वन की पावर जीरो है तो उसका मान भी एक होगा, वैल्यू वन आएगी, या टू की पावर जीरो करोगे तो भी वैल्यू वन आएगी, अगर थ्री की पावर जीरो करोगे तो भी वैल्यू वन आएगी। इसी तरह डैश डैश अनंत तक जो है, मतलब आप अनंत की छोड़ दीजिए, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट तक नौ 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 की पावर जीरो करोगे तो भी, मैं कह रहा हूँ नौ 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 नौ, बहुत सारे नौ लिखे हैं, उसकी पावर भी जीरो करोगे तो भी वन आएगी। यानी किसी भी संख्या की पावर जीरो जब हो तो उसकी वैल्यू वन आती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि जो है आपका यहाँ पर इसकी पावर अगर जीरो है तो ये सीधा सीधा वन हो जाएगा। यहाँ पे के तो साथ में इनटू में है ही, यानी कि मैं वेग की बता सकता हूँ कि वेग जो है वो के बराबर आ गया, और के जो है इसका यूनिट हमें बताना है। वेग किसके बराबर है, के बराबर, और वेग का जो हम के लेते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक हम लिख सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि जो आपका मात्रक जो होता है, इसमें हमारा जो होता है वो सांद्रता सांद्रता बटे समय होता है, ठीक है। और सांद्रता तो को हम किससे डिनोट करते हैं, तो सांद्रता को हम जो है डिनोट करते हैं मोल लीटर से, पर लीटर से, ठीक है ना। तो मोल पर लीटर, और समय, ये है समय, और समय को किससे डिनोट करते हैं, तो हम उसको करते हैं सेकंड पर सेकंड से, यहाँ पे सेकंड से, ठीक है, सॉरी, सेकंड से। तो सांद्रता हो गया आपका मोल प्रति लीटर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, और समय जो है आपका सेकंड में हम लेते हैं। तो अगर मैं इस समय को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो इसका मात्रक आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो सांद्रता का मैं पहले लिख लूंगा, वो आ गया मोल, ठीक है। फिर मोल के बाद में क्या है, प्रति लीटर, ठीक है, सांद्रता आ गया, और समय को जब ऊपर ले जाऊंगा तो एस जो है माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जो है समय, यहाँ पे प्रति सेकंड ही है, मतलब प्रति समय है, तो समय को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, आपको पता ही है इतनी सारी चीजें तो आपने बहुत बेसिक चीजें सीख रखी हैं। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो है इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंजारो अभिक्रिया नहीं देता। आंसर तो आपके सामने ही है, एसिटेल्डिहाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिटेल्डिहाइड में आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जब अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिक जो है कैंजारियो, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण जो है कोई भी अभिक्रिया जो है वो आपका केंजारो अभिक्रिया नहीं होगी। तो एल्स एसिटिल्डिहाइड में जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिसके कारण जो है अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण जो भी यौगिक होंगे वो केंजारो अभिक्रिया नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एसिटिल्डिहाइड जो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है इसमें अल्फा में एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये जो है नहीं होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कैंजारो अभिक्रिया जो है किसी भी अगर किसी में भी प्रेजेंस नहीं है, जहां पर भी आपका ये इसकी प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पे कैंजारो अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। सबसे पहले एथिल एमीन ले लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको सभी को पता है, C2H5NH2 होता है, ठीक है। प्लस आप इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, HNO3 दिया है ना, ये मिस्टेक है, इसमें HNO2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो HNO2 से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे को क्या देगा, C2H5OH। अब ये क्या है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये जो है एथिल अल्कोहल है। साथ में क्या दे देगा ये, तो ये N2 गैस दे देगा, ठीक है। साथ में और क्या दे देगा, तो ये वाटर दे देगा, H2O।
तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो हमारे ऑप्शन से क्या मैच हो रहा है, तो C2H5OH। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं हम। जो हमारा ग्लूकोज होता है, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि आपका कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका, और फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद हम नीचे अगर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा CHOH का 4, और यहाँ जो रहेगा आपका फिर से कार्बन से CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, आपको सभी को पता है। अब यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड जो है ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो है ये एल्डिहाइड जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड समूह जो है होता है इसलिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक तत्व है, जो ए बताया इसने कि ए तत्व है, परमाणु द्रव्यमान उसका 100 दे दिया है, इसकी संरचना जो है BCC है, यानी कि जेड आपका 2 है। समझ गए, BCC में आपका जेड जो है वो 2 होता है, तथा एकक कोष्ठी के कोर जो है आपका लंबाई उसकी दे रखी है 400 पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखो जेड तो आपका 2 आ गया, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे को एम दे रखा है 100, जो कि आप देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो एम जो है परमाणु द्रव्यमान हो गया, और जेड जो है आपकी परमाणुओं की संख्या हो गई। ठीक है, ये परमाणु की संख्या है, मैं परमाणु लिख सकता हूँ पर। ठीक है, तो ये परमाणु है, और ये ध्यान रखना कि एक एकक कोष्टिका में परमाणु जो हैं वो 2 हैं, एक एकक कोष्टिका में परमाणु जो हैं 2 है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और क्या दिया गया है आपको, अच्छा, कोष्टिका कोर की लंबाई जो है 400 पिकोमीटर दी गई है, तो यहाँ पे लंबाई जो हम निकाल लेंगे तो हमारी 400 पिकोमीटर है, यानी कि ये जो हो जाएगा इसको पिकोमीटर से हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करने से ये पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो है हम इसके जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर जो है 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है सीधा सीधा, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसमें ए का घनत्व ज्ञात करना है जो रो से डिनोट होता है, तो ये रो है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना इसको, ये रो है। ठीक है, यहाँ पर भी ये रो है, नीचे भी ये रो है, इस तरह से थोड़ा सा पी टेढ़ा। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो आपकी डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व जो होता है ये क्या होता है हमारा जेड इंटू एम, और जेड क्या होती है अभी मैंने बताया, परमाणु प्रति इकाई सेल, अभी अभी देखा हमने जेड क्या है, परमाणु प्रति इकाई सेल। उसके बाद जो है आपका एम क्या है, तो अभी अभी हमने बात करा, एम जो है आपको बताया गया है, मैंने अभी अभी ऊपर दिखाया परमाणु द्रव्यमान, ऊपर देख लो एक बार फिर से, परमाणु द्रव्यमान, एम क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, एम क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ए आपको देख लिया कि ए यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका क्या है, यहाँ से उठा लूं तो ए जो है कोर का जो है वो लंबाई है। ठीक है, कोर लंबाई, कोष्टिका कोर की लंबाई। और जो है इसके अलावा हमारे पास और कुछ खास, जब आगे बढ़ेंगे उस न्यूमेरिकल में देख लेंगे, और एन ए की वैल्यू हमारे को जरूर देखनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास सारी वैल्यू है, एन ए हमारे को पता ही है, जो एन ए है वो क्या होता है, आवोगार्डो संख्या जो होती है वो एन ओ हमारे को दे रखी है, आवोगार्डो संख्या। तो यहाँ पे एन ए क्या है, ये है। तो सारे फॉर्मूले के हमारे को वैल्यूज मिल गई, पुट कर दें इन सभी वैल्यूज को, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन तो आप मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए यहाँ पर, ये आपका डेंसिटी। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचा, इसमें क्या है आपका, अच्छा एक चीज और, 100 ग्राम ए के परमाणुओं की संख्या भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे क्या है कि 10 ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, हमको सीधा सीधा देखो, क्योंकि 100 ग्राम ए परमाणुओं की संख्या दे रखी है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो है 100 ग्राम, ठीक है, ये होता है हमारा 1 मोल के बराबर। ठीक है, और जो है ये होता है हमारा एन ए, जो अवोगार्डो संख्या है उसके बराबर, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे को दे रखी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली, हम ऊपर से उतार लेते हैं इसका, इसकी वैल्यू जो है होती है कितनी आपकी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये होती है, तो ये आपकी हमारे पास एन ए की वैल्यू के बराबर होता है 100 ग्राम, 1 मोल होता है।
तो यहाँ पे सीधा सीधा वही चीज़ बोली कि 100 ग्राम ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, Na के बराबर हो जाएगी, क्योंकि Na जो है 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? और 1 मोल जो है आपका 100 ग्राम के बराबर परमाणु होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर ये चीज़? तो 10 ग्राम ए के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो हमें सीधा सीधा क्या करेंगे, हमारे को जो है एक में कितना हो जाएगा, अगर 100 ग्राम ए परमाणुओं में इतना है तो एक में कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट किया गया है, बस इतना ही है। तो ए में हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। जब एक का निकालना होगा तो हमें 100 से इसमें भाग देना होगा, इस 100 से। अगर फिर हमें 10 से निकालना है तो क्या करेंगे, 10 को गुणा कर देंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6.022 इंटू 10 to the power 22 परमाणु। ठीक है, तो ये आपका परमाणु। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, इकाई सेलों की संख्या भी हमें बतानी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जेड जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। और ये 2 जो है परमाणु, ये कितने इकाई सेल का है, तो 1 इकाई सेल का है। यानी 1 इकाई सेल पर 2 जेड, मतलब 2 हमारे परमाणु हैं। तो हमारे को जो है संख्या पूरी हमारे को मिल चुकी है 2.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है ना? तो ये हमारा अवोगाड्रो जो है संख्या, क्योंकि वो 1 मोल के बराबर है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। तो हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.011 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका, सॉरी, यहाँ पे ये परमाणुओं की संख्या यहाँ से लिए ना, यहाँ 22 होना चाहिए, यहाँ पे 22 होगा। यहाँ पे करेक्शन करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको करेक्शन कर लेना है। परमाणुओं की संख्या यहाँ पे जो हमारे पास 22 है, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमने हटा दिया, 23 है, एक जुड़ेगा 24 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा वापिस से काट देगा 22 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसमें है मोल प्रभाज। प्रभाज किसे कहते हैं, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के में अवनमन के संबंध का व्यंजक है। इसमें आपको डेरिवेशन करनी है छोटी सी। पहले तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे कि विलय में, विलय और विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को जो है मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। और इसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। तो घबराना नहीं है, कभी फ्रैक्शन लिख दे, अंश लिख दे तो सेम चीज मान लेना। ठीक है, राउल्ट के नियम से हम जानते हैं पी नॉट इजकल्स टू पी एस अपॉन में पी नॉट हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन बाई एन प्लस में एन। इस तरह से ये डेरिवेशन है, आपको अच्छी तरह से क्लास में करवाया होगा, तो डेरिवेशन के लिए तो इशू नहीं है। जहां न्यूमेरिकल्स होंगे उसको मैं सॉल्व करता हुआ बताता जाऊंगा। तो डेरिवेशन आप एक बार खुद करें, ट्राई करें। और डेरिवेशन को है सीखने की जरूरत नहीं होती है। डेरिवेशन में स्टेप्स आपको ध्यान रखना कि कौन से स्टेप्स, जैसे हम न्यूमेरिकल में करते हैं कि इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, तो इसमें भी स्टेप्स होते हैं, बस उसके बाद वही करते हैं। ठीक है, तो विलय का अणुभार जो है हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से आ गया। इसके ग पार्ट में जो हमारे को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसमें है आपसे क्या पूछा गया, देखो, 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना करनी है। ठीक है, इसकी विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा जो है आपको दे रखा है ओम पर सेंटीमीटर में। कप्पा जानते हैं आप अच्छी तरह से। और एस का परमाणु भार जो है 32 दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर 1 मोल सांद्रता आपको बताई है। ठीक है, तो सांद्रता 1 मोल दिया गया है, तो इसका मतलब मुझे H2SO4 का जो है परमाणु भार निकाल लेना है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू जो है एच में 2, और सॉरी एच कितना हाइड्रोजन में 1 होता है, कितनी बार हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, प्लस में आपका सल्फर कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 32। और फिर प्लस में आपका, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना, देख लो ये। और इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो आपका 4 ऑक्सीजन है, 16 होते हैं ऑक्सीजन में, तो 16 इंटू 4। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 2 प्लस में 32 प्लस में ये हो गया आपका 64 इंटू 4, कितना हो गया आपका 16 चौक 64, 64। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेते हैं तो 6 4 98। ठीक है, तो ये 98 आ गया है ना। तो देखो, यहीं पर सांद्रता अगर 1 है तो H2SO4 का जो भार निकाल लिया वो 98 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये निकाल लिया। तो यही जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट को जो है डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर कैसे आया ये 98 ग्राम पर लीटर, समझ में आ गया H2SO4 कैसे आया। अच्छा, अब देखो H2SO4 जो है ना, इसमें हमें एक चीज और समझनी है।
वो ये है कि ये इस H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। जो चीजें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर आपने क्लास मिस करी है, नहीं समझ में आया था तो यहाँ पे समझ लेना। तो तुल्यांकी भार जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है अणु भार, ठीक है, बटे जो है आपका क्या होता है आपका संयोजकता, ठीक है, ठीक है। तो अणुभार देखिए, आपका इसका अणुभार आपने निकाल लिया 98 है H2SO4 का, ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख लिया 98। और जो संयोजकता H2SO4 की होती है आप जानते ही हो 2, हमारे पास आ गया 49। तो ये क्या आ गया, H2SO4 का तुल्यांकी भार 49। क्लियर हुआ अभी आपको। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टेप है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई संयोजकता 2 होती है, अणुभार मेरे पास है ही, तो इसका आधा जो है तुल्यांकी भार होगा, ठीक है। तो ये डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती है, एग्जामिनर जो है आपको बिल्कुल नहीं काटेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जो है डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये तुल्यांकी भार तो आ गया, तो यहाँ पर जो है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर की बात आ रही है। तो प्रति लीटर यानी कि आपको जो है यहाँ पे टोटल जो है एक सांद्रता एक पर H2SO का कितना है आपके पास में भार, तो ये है आपके पास 98, और उसकी तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ग्राम प्रति जो है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर आ जाएगा, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 98/42, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब देखो हमारे पास तुल्यांकी चालकता जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C बोलिए, या फिर आप इसको N भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो N लिखना चाहें तो आप N भी लिख सकते हैं। तो N क्या होता है, ये प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, या फिर C जो बोलिए, आप C बोल दें इसको, या फिर आप इसको N से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स की बात है। और जो ये होती है ना, ये हमारी क्या होती है, प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो ये होता है आपकी जो है इसकी वैल्यू, और हम पहले ये निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास में लैम्डा EQ की वैल्यू से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं है। तो कप्पा की वैल्यू आपके पास है ही, अभी अभी क्वेश्चन में हमने देख लिया था, कप्पा ये दे रखा, मैंने मेंशन करा दिया था आपको। तो 26 ले लिया, -2 है, इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा अभी अभी हमने देखा कितना आया था, तुल्यांकी प्रति लीटर जो है 2 आ चुका है। तो हमारे पास जो है N जो है प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो क्या है हमारे पास C, ठीक है। तो इस C की वैल्यू रखी, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 130 ओम प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक जो है इसका आंसर आया। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो बहुत इजी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो डेफिनेशन है आराम से आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री है ये, कोई कहानी नहीं है जो जहाँ पे केमिकल्स यूज होंगे, जो विलियन होगा उस तरह का ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपका सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना आपको करनी है, ये भी डेरिवेशन टाइप है आपका। तो यहाँ पर जो है डेरिवेशन आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इससे भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, एक कोष्टिका की, ठीक है। इसकी डिटेल क्लास जो मैं लूंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, और इसलिए जो है ये आपका जो भी उसके आगे का डेरिवेशन जो है वो दे दिया, ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आपको जहां जहां जरूरत होगी, जिसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे। अक्रिय गैसों की 2 विशेषता उपयोग लिखने हैं। अक्रिय गैसों के गुण देख लो और उपयोग देख लो भैया, ठीक है। ये गुण और उपयोग सारे के सारे हैं ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित उप संयोजक तत्वों यानी यौगिकों के आयुपेक नेम जो है आपको लिखना है। अब देखो आयुपेक नेम लिखने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना तभी लिख पाओगे, अन्यथा यह हमेशा ही गलत होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों को मैंने नाम लिख दिए हैं, तो इन नामों को आप याद कर लें, समझ लें कि कैसे लिखा जाता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, DNA RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर। तो इसमें संरचनात्मक पहले अंतर लिख देते हैं, ठीक है, DNA और RNA में, ठीक है, क्योंकि आपको संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों लिखने हैं। और यहाँ पे जो है क्रियात्मक अंतर, और कितने हैं, तो आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको कम से कम इसके 2, ठीक है, कोई भी 2 आपकी मर्जी है, और इसके 2 जो है लिख देने हैं।
4 लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। अगर आप एक-एक भी लिखते हैं तो भी आपको जो है एग्ज़ामिनर नंबर देगा पूरे के पूरे, लेकिन कई-कई एग्ज़ामिनर थोड़ा-सा कंजूसी कर जाते हैं, तो आपको समझदारी थोड़ी-सी बरतनी होगी।